तो चलिए आज की फर्स्ट क्लास, ठीक है, स्टार्ट करेंगे किससे? इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का आई गेस ये लेक्चर नंबर 4 है। नो, लेक्चर नंबर 5। इंटरनेशनल बिजनेस L5। ठीक है, अब देखो डिस्कस क्या करना है। हम अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया था WTO डिस्कस किया था, IMF डिस्कस किया था, वर्ल्ड बैंक डिस्कस किया था, अक्टेड डिस्कस किया था। देन हमने और भी चीज़ें थी जो डिस्कस की थी। BOP डिस्कस किया था हमने। तो एक छोटा सा टॉपिक और है इंटरनेशनल बिजनेस का, जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो उसका नाम है FDI। FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, FDI वर्सेस FPI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, तो डिफरेंस है इनके टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का। क्या डिफरेंस है? देखिए, FDI में आप क्या करते हो, FDI के अंदर आके या तो आप न्यू कंपनी परचेज कर लेते हो, या तो आप न्यू कंपनी स्टैब्लिश कर लेते हो यहाँ पे आके। ठीक है, या आप उस कंपनी के अंदर मोर देन 10% शेयर्स आप परचेज कर लेते हो। कैसी कंपनी में? एक लिस्टेड कंपनी के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं FDI की बात करूँ तो FDI का मतलब होता है जिसके अंदर आप वहाँ पे आके नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने अभी अभी नई नई कंपनी स्टार्ट की है। किस में? जब आप किसी दूसरे नेशन में चले गए, मान लीजिए आप USA में रहते हो। ठीक है, और आप इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास में दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है। एक हो सकती है FDI और एक हो सकती है FPI। FDI में क्या होगा कि आप यहाँ से आके पूरा का पूरा न्यू बिजनेस स्टैब्लिश करोगे। क्या करोगे? न्यू बिजनेस स्टैब्लिश करोगे, न्यू बिजनेस स्टैब्लिश होगा। लेकिन अगर USA से ये क्या हो गया, ये हो गया आपका FDI। ठीक है, जिसमें सारे के सारे ऑनरशिप राइट किसके पास में चले जाएंगे? आपके पास में चले जाएंगे, USA कंपनी के पास में होंगे। और अगर मैं FPI की बात करूँ तो FPI में क्या होगा? FPI में क्या होगा, आप किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर उसके क्या खरीद रहे हो? इक्विटी शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो। इक्विटी शेयर्स वगैरह के अंदर क्या कर रहे हो? आप इन्वेस्ट कर रहे हो। उसे हम क्या कहते हैं? FPI कहते हैं। पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो अपना। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन है जो FDI और FPI को क्या करती है, डिफरेंस बताती है कि FDI और FPI में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बट अगर मैं इसके अलावा भी बात करूँ तो इसके अलावा और भी डिफरेंस इसके बीच में हो सकता है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। तो उस डिफरेंस को भी एक बार ध्यान रखिएगा, मैं एक बार बताता हूँ इसको। ठीक है, ये लीजिए, मैं एक बार नीचे ले जाता हूँ कि यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है तो मेरे को लास्ट में बताना पड़ेगा। वेट, यहाँ पे जितना भी कंटेंट मैंने ऐड किया है सारा का सारा प्रोडक्टिव कंटेंट है। ठीक है, सारा का सारा प्रोडक्टिव कंटेंट है। तो अगर मैं FDI की बात करूँ, अगर मैं FDI की बात करूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट थ्रू इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, किस में? किस में? फर्स्ट, इन एन अनलिस्टेड इन एन अनलिस्टेड कंपनी, इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी,
कोई ऐसी कंपनी जो अभी तक स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं की गई है इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, या तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड, 10% or more 10% or more of the paid up capital of listed company। अगर कोई कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, तो उसमें अगर आप 10% से ज़्यादा भी उसकी कैपिटल में इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, जो उसकी कैपिटल है उसमें 10% से ज़्यादा भी आप क्या कर देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो उसके शेयर्स में, ठीक है, तो उसे भी हम क्या ही मान लेंगे, उसको भी हम क्या मानेंगे, एफडीआई कहेंगे जी। ये अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की जो आपकी न्यू ट्रेड पॉलिसीज़ अभी आ रही हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग की डेफिनेशन आपको बताइए। एफपीआई, इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स तो हो रही है, इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स by a person resident outside India, for less than 10% of the paid up capital। 10% से कम पैसा लगा रहे, 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड, अब वो कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, ऑफ अ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी, कोई भी हो सकती है, ठीक है, अब उसमें पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो ये है आपकी एफडीआई और एफपीआई के डेफिनेशन कि एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और भी डेफिनेशन देखो ऐसे हो सकती है कि अगर मैं देखो इसकी अगर बात करूँ तो और भी डेफिनेशन देखो इसकी हो सकती है। एफडीआई इम्प्लाइज, काफ़ी सारी डेफिनेशन है, कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी इसको नहीं कहेंगे, लेकिन बस इसको ध्यान रखना कि एफडीआई में क्या होता है, आपको प्रॉपर पूरे आपके पूरे राइट्स मिल जाते हैं, ओनरशिप मिल जाती है आपको। एफपीआई में ओनरशिप नहीं मिल पाती है। एफडीआई इम्प्लाइज an investment, FDI implies an investment with an intent, intent मतलब motive, with an intent of obtaining an ownership stake मतलब शेयर, an ownership stake in an enterprise domiciled मतलब वहाँ पे है वो दूसरे नेशन के, domiciled in a country by an enterprise situated in some other country, तो इन्वेस्टमेंट्स को मैंने आपको बता दिया कि देखो इन्वेस्टमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ठीक है, तो एफडीआई का बेसिकली मतलब होगा क्या, एफडीआई का मतलब होगा कि आपको क्या मिल जाएगा, आपको ऑनरशिप स्टैक मिल जाएगा, आपको ऑनरशिप का राइट मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं एफपीआई में बात करूँ तो आपको एफपीआई में आप उस कंपनी के शेयर होल्डर रहोगे, आपको उस कंपनी का स्टेक नहीं मिलेगा उतना, ठीक है। तो एफडीआई और एफपीआई में यही डिफरेंस है। डिफरेंस को मैं भी एक बार आपको और समझाऊंगा, एक जो उसके पूरे पॉइंट्स मैंने कवर किए वो मैं और डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, देखो
इंडिया की हम अगर मेन बात करें कि इंडिया में एफडीआई का सिनेरियो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे साथ साथ में। चलिए देखिए, तो एफडीआई का डेफिनेशन मैंने दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और एन इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू अ बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। किसी बिजनेस इंटरेस्ट में आप पैसा लगा रहे हो जो कि कहाँ पे है, दूसरे देश के अंदर है, उसे हम क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। ठीक है, एफडीआई एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ करवानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे लेके जाना है, तो आपको एफडीआई की नेसेसरी, आपके लिए एफडीआई क्या है, नेसेसिटी है, आपको करवानी ही पड़ेगी। वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, देखो जनरली अब क्या बात होती है वो सुनना। जनरली एफडीआई इज व्हेन फॉरेन एंटिटी एक्वायर ऑनरशिप। मैंने नीचे वही बात बताई थी कि जब फॉरेन एंटिटी क्या एक्वायर कर लेती है, ऑनरशिप एक्वायर कर लेती है, स्टेक एक्वायर कर लेती है इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ वन कंट्री और एस्टैब्लिश बिजनेस देयर। देखो कितना स्टेक, मैंने बोला था कितना स्टेक, मोर देन 10% अगर स्टेक आप एक्वायर कर लेते हो। देखो बात सुनना, स्टेक मतलब शेयर्स में भी, स्टेक का मतलब शेयर्स ही होता है। ठीक है, बट अगर मोर देन 10% एक्वायर करोगे तो आप एफडीआई की कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, लेस देन 10% एक्वायर करोगे तो आप एफपीआई कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। ठीक है, या फिर आप अपना क्या इस्टेब्लिश कर रहे हो, बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो। एफपीआई से डिफर कैसे करता है, क्योंकि एफपीआई में सिर्फ क्या होता है, वहाँ पे आप क्या बाय कर लेते हो, इक्विटी शेयर्स बाय कर लेते हो, बस इक्विटी शेयर्स बाय कर लिए, और मैं आगे उस कंपनी में मेरे को कोई स्टेक वगैरह या कोई शेयर वगैरह और ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एफडीआई द फॉरेन एंटिटी हैज से इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, मैंने अगर बिजनेस स्टैब्लिश किया है तो उसकी मैनेजमेंट एंड ऑल सब कुछ किसके हाथों में होगी, मेरे हाथों में होगी। तो अगर मैं एफडीआई है, मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है और वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, किसके रूप में, किस फॉर्म में, एफडीआई के रूप में, तो ऑब्वियसली बात है जो भी वो कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश होगी उसके अंदर उसी कंपनी की तो चलेगी, उसी कंपनी की तो चलेगी जो भी इंडिया में कंपनी आएगी। ठीक है, तो एफडीआई में क्या होता है कि डे टू डे ऑपरेशन के अंदर किसकी सेइंग होती है, कंपनी की सेइंग होती है। एफडीआई इज नॉट जस्ट इनफ्लो ऑफ मनी बट ऑल्सो द इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो पैसा तो आता ही आता है, लेकिन पैसे के अलावा क्या चीज़ आती है, टेक्नोलॉजी आती है, नॉलेज आती है, स्किल्स आती है, एक्सपर्टाइज आती है, एंड नो हाउ आते हैं। नो हाउ मतलब आप उसको एक्सपर्ट नॉलेज कह सकते हो। ठीक है, नॉलेज, हाउ टू अचीव दैट नॉलेज। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो हमारा नेशन है, देखो हम किसको, हम कहते रहते हैं कि हाँ एफडीआई लेके आनी, एफडीआई लेके आनी, कैसे कैसे एफडीआई के रूप में आ सकता है। जैसे अभी अभी अगर बात हम करें तो आपने सुना होगा कि जो केरला के अंदर एप्पल का केस हुआ, तो वो भी एक एफडीआई का ही पार्ट था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था हमारे नेशन के अंदर, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उस पर अटैक हुआ, तो वो एक हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि हो सकता है अब फ्यूचर के अंदर एप्पल हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट ना करे, वो किसी और नेशन को चूज़ करे, या और नेशन को ना चूज़ करे तो कोई और स्टेट को चूज़ करे। ठीक है, तो आपको एफडीआई तभी आपकी यहाँ पे बेटर हो सकती है जब आप एफडीआई के लिए एक प्रॉपर सिचुएशन उनको प्रोवाइड करोगे। वाई हार्ले डेविडसन हैड लेफ्ट आवर कंट्री इन द ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, बिकॉज जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको हार्ले डेविडसन फॉलो नहीं कर पाई। ठीक है, तो हार्ले डेविडसन को किसने एक्वायर किया, हार्ले डेविडसन को एक्वायर किया किसने, हीरो मोटोकॉर्प ने, हीरो ने एक्वायर किया कि चलो कोई बात नहीं, हार्ले डेविडसन की जो बाइक्स हैं वो कौन प्रोड्यूस करके देगा, हीरो प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, सिमिलरली जो बात हुई थी अभी, आई थिंक कोई और कंपनी भी थी जिसको टाटा ने एक्वायर किया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट कंपनीज नेम। ठीक है, कभी आएगा तो मैं जिक्र करूँगा। ठीक है, तो इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ नॉन डेब्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। देखिए नॉन डेब्ट क्या होता है, नॉन डेब्ट का मतलब ये है, देखो आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके देश में पैसे आ रहे हैं, लेकिन उससे आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं हो रहा, उससे आपके ऊपर कोई लोन या कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपके देश में पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो पैसा कौन लगा रहा है, वो पैसा लगा रहा है बिजनेसमैन। तो
डेवलपमेंट भी आपके देश में हो रही है, लेकिन उस डेवलपमेंट से आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। आपने कोई वादा नहीं किया कि अगर आप मेरे नेशन में आओगे तो मैं आपको उतना पैसा वापस करूंगा, मतलब इट्स नॉट अ लोन अमाउंट, ये लोन नहीं है आपके लिए, ठीक है। इट्स जस्ट अ इन्वेस्टमेंट बाय समवन इन योर नेशन, ठीक है। FDI generally take place in an economy which has a prospect of growth and also a skilled workforce। ध्यान रखिएगा, FDI उन्हीं नेशंस में जाती है जहाँ पे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दिखती है। अगर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ नेशन में नहीं दिखती है, वहाँ पे आपकी FDI नहीं इन्वेस्ट, मतलब वहाँ पे FDI लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया में ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस दिखते हैं, इसलिए यहाँ पे FDI आती है, ठीक है। जैसे सीरिया की अगर मैं बात करूँ तो सीरिया या इज़राइल, ठीक है, या इराक अगर मैं बात करूँ तो ये नेशन जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि गल्फ़ कंट्रीज सारी की सारी डिस्टर्ब है, बट गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब रहती है हमेशा, तो वहाँ पे FDI करना कोई डिफ़िकल्ट बन जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट बन जाता है? क्योंकि आपको नहीं पता कि जो बिज़नेस आज आपके पास में है क्या वो कल पता आपके पास में रहेगा भी नहीं रहेगा। पॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो जिन नेशंस के अंदर आप वहाँ पे, मैं मान लो मेरे को आप कोई ऑफर दे कि हाँ आपको वहाँ जाके इन्वेस्ट करना है एंड आपको इतना रिटर्न है, ठीक है, मेरे को पता है रिटर्न वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ की करेंसी स्ट्रांग है, ठीक है, बट मैं फिर भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को कहीं लगता है कि यार गवर्नमेंट फेलियर हो गया तो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो जिन नेशंस के अंदर प्रोस्पेक्टस ग्रोथ रहता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, जहाँ पे जो कि इंडिया इस समय पे सबसे बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स का पार्ट है जी, ठीक है, यंग यूथ है, जहाँ पे जब आपके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो आपकी IAPM के VY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो जिसके जिसके अगेंस्ट टारगेट है आई थिंक 30 मिलियंस स्किल्ड फोर्स क्रिएट करने का, 30 मिलियंस स्किल्ड लेबर फोर्स क्रिएट करने का जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं वो हमें पूरा करना है। लगभग 30 करोड़ स्किल लेबर फोर्स हम क्रिएट करने जा रहे हैं आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती है। FDI हैज़ डेवलप रेडिकली अ मेजर फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर्स इन द लास्ट मैनी ईयर्स। देखो इंडिया में तो ऑब्वियसली बात है, जब आपकी LPG की जब पॉलिसीज़ आई थी, ठीक है, 1991 के अंदर, ठीक है, जिसको लेके आए थे PM जो उस समय पे थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो PM जो थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है, वो PM नहीं थे उस समय पे, सॉरी, ठीक है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, ठीक है। बाद में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो उस समय पे हमारे इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये पॉलिसीज़ लेके आए LPG। उसके बाद में क्या हुआ, हमारे देश के अंदर, हमारे नेशन के अंदर कैपिटल क्या होने लगा, ट्रांसफ़र। तो FDI एक सबसे ईजी वे माना जाता है, ठीक है, या एक मेजर या एक इम्पोर्टेंट वे माना जाता है आज के टाइम में किस चीज़ को ट्रांसफ़र करने में, कैपिटल ट्रांसफ़र करने में। कैपिटल मतलब पैसा, एक नेशन दूसरे नेशन में लगाने वाला, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ FDI आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट कंट्री सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो भैया बात इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक जैसे US की कंपनी है, बेटा US की कंपनी इंडिया में कुछ पैसा लगा रही है, US की कंपनी ने जापान में पैसा लगाया, US की कंपनी ने साउथ अफ्रीका में से पैसा लगाया, US की कंपनी ने से ब्रिटेन में कोई पैसा लगाया, ठीक है। जो रिजल्ट्स इंडिया में मिलेंगे इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वही रिजल्ट जापान में मिलेंगे, जो रिजल्ट साउथ अफ्रीका में मिलेंगे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वही ब्रिटेन में मिलेंगे, या इन कंट्रीज़ में जो मैंने FDI करी वो तो सब में सेम करी, बट जो रिजल्ट्स मेरे को मिलेंगे, जो एडवांटेजेस मेरे को मिलेंगे, वो हर एक नेशन में क्या होंगे, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होंगे? क्योंकि हर एक नेशन का जो होस्ट कंट्री है, होस्ट मतलब ये मेरे होस्ट कंट्री है, ठीक है, जो होस्ट कंट्री है वहाँ की सिस्टम्स अलग है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। अगर शायद मैं बात करूँ आपकी आई थिंक नॉर्थ कोरिया की, ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया के अंदर तो शायद आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके लिए आपको टोटली डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है, वहाँ पर टोटली डिपेंड रहना पड़ता है उनकी खुद की पॉलिसीज़ के ऊपर। शायद FDI अलाउड भी नहीं है उन नेशंस के अंदर, ठीक है।
बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती है, ठीक है। अब देखिए क्या डिटरमाइन करता है, देखो अब मैंने यहाँ पे कहा होस्ट कंट्री सिस्टम पे डिपेंड करता है, होस्ट कंट्री में किस चीज़ों पे बात चलती है। तो फर्स्ट बात आती है आपकी पॉलिसी फ्रेमवर्क, उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं। देखो जितनी आपकी कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज़ होंगी आपके देश के अंदर इन्वेस्ट करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जितने आपके देश की कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज़ होंगी, ठीक है, जितने आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा होंगे, आपकी पॉलिसीज़ जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, आपके लिए इन्वेस्ट करना उस नेशन में बहुत मुश्किल बन जाएगा। रूल्स विद रिस्पेक्ट टू एंट्री एंड ऑपरेशन फंक्शंस, मतलब मर्जर एक्विजिशन एंड कंपटीशन, अगर ये चीज़ भी बहुत स्ट्रिक्ट है तो आपके रिजिड है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, सोशल स्टेबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोई भी इकोनॉमी के अंदर इन तीनों में से कोई भी स्टेबिलिटी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आउट हो जाएंगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखो इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस समय पे है, गवर्नमेंट इतनी जल्दी फॉल नहीं करती है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कभी अप्स कभी डाउन, बिजनेस साइकिल्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, ठीक है, उससे भी कहीं ना कहीं देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक अनस्टेबल रहेगी, मतलब बिजनेस साइकिल्स बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है, रिसेशन आ गया एकदम से, फिर बूम आ गया, फिर डिप्रेशन में चली गई इकोनॉमी, ठीक है, फिर दोबारा से रिकवर कर रही है, तो ऐसी इकोनॉमी नहीं चाहिए। ऐसी इकोनॉमी, देखो ऑब्वियसली बात है बिजनेस साइकिल्स आते हैं, ठीक है, बट बिजनेस साइकिल आने की एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं आने चाहिए। फिर उसके बाद सोशल स्टेबिलिटी का मतलब हो गया जैसे स्ट्राइक्स पे चले जाएं लोग, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जैसे अभी हमारे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके यहाँ पे, ठीक है। फिर आती है ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉरेन एफिलिएट्स। ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉरेन एफिलिएट्स, आपको उनके अकॉर्डिंग भी वर्क करना पड़ेगा। कौन? जो फॉरेन नेशन से आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, आपको उनके स्टैंडर्ड्स को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जो डब्ल्यूटीओ के तहत एग्रीमेंट्स हुए थे, जो आईएमएफ ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि एफडीआई को लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जो अंगटेड कहता है एफडीआई को लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, तो ये ऐसे सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ट्रेड पॉलिसीज कैसी होंगी, आपके नेशन में टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कितने हैं। अगर आपके यहाँ पे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आपके काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो या तो आपको पहले उनको रिड्यूस या रिमूव करना पड़ेगा, देन उसके बाद में ही आपके नेशन में इन्वेस्टमेंट्स आ पाएंगी। उसके बाद में है प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। अगर देखो आप प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट ही नहीं करते हो, प्राइवेटाइजेशन मतलब जहाँ पे आपने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना शेयर किसको दे दिया, प्राइवेट फर्म्स को दे दिया, 51% शेयर किसको दे दिया, प्राइवेट फर्म्स को दे दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो उस केस को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। अगर आपके नेशन में आप सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्ट ही रहना चाहते हो तो मैं आपके देश के अंदर एफडीआई लेके नहीं आ सकता। सोशलिस्ट का मतलब हो गया जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का रूल हो, ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी भी आपकी होनी चाहिए कि हाँ प्राइवेट फर्म्स भी अलाउड है बिजनेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो एफडीआई और इंडिया के बीच में, देखो एफडीआई एंड इंडिया आपके सिलेबस में स्पेसिफिक मेंशन है कि एफडीआई इन इंडिया कैसे आपको बतानी है। द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंडिया हैज़ इम्प्रूव ट्रमेंडसली सिंस 1991। 1991 में जब आपकी एलपीजी पॉलिसीज़ आई थी इन द प्रेजेंस ऑफ दैट टाइम इकोनॉमिस्ट या दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन किया था अपनी इकोनॉमी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तभी अपनी इकोनॉमी को क्या किया था, ओपन किया था। और कौन सी स्टडी लेके आए थे, एलपीजी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हुआ तभी हमारे यहाँ पे क्या आने लगी, एफडीआई आने लगी, नहीं तो उससे पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी, ऑलमोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। The improvement in this regard is commonly attributed to easing of FDI norms। यही रीज़न था देखो इन रिफॉर्म्स को लेके आने का, जो 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेके आए, तो उसका हमारा एक सिंपल सा एक यही मकसद था कि हम जो एफडीआई है उसको क्या कर सके, ईज कर सके, ठीक है। लोग यहाँ पे मतलब अदर बिजनेसेस यूएस या अदर बिजनेसेस फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ पे आए और अपने बिजनेस को यहाँ पे क्या करें, सेटअप करें, ठीक है।
Many sectors have opened up for the foreign investment partially or wholly since the economic liberalization of country. कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिनको टोटली ओपन कर दिया गया और कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिनको पार्शली ओपन किया गया, किसके लिए? एफडीआई के पर्पस के लिए. करंटली इंडिया रैंक इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 कंट्रीज इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. मैंने आखिर में ही मेंशन किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ये मैंने अभी स्पेसिफिक मेंशन किया है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट्स आती हैं, उसके अंदर इंडिया की कौन सी प्लेस है? उसके अंदर इंडिया की प्लेस है 63rd. और 63rd प्लेस जो थी, ये 2020 का डाटा है आपका, 2020 का डाटा है, ठीक है, 2020 का डाटा है, जिसमें इंडिया ने इम्प्रूवमेंट की. पहले उसकी पोजीशन 79 थी, देन उसकी पोजीशन कहाँ पे आ गई? 63rd आ गई, ठीक है. देन उसकी पोजीशन कहाँ पे आ गई? 63rd आ गई. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? 63rd है. और वो कहाँ से आई है? वो आई है 79 से. 63rd इंडिया की 2020 की रैंक है जी, ठीक है. और अगर इसमें फर्स्ट की भी बात करो तो फर्स्ट पे जो है ईज ऑफ डूइंग के अंदर फर्स्ट पे जो है वो है आपका न्यूजीलैंड. और ये रिपोर्ट कौन बनाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट बनाता है आपका वर्ल्ड बैंक. कौन बनाता है जी? कौन पब्लिश करता है इसको? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, ठीक है. इन 2019, अगर देखो 2019 की बात करें, देखो 2020 का भी प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है. इन 2019 इंडिया वॉज एमंग द टॉप 10 रिसीवर्स ऑफ एफडीआई. इंडिया जो था वो किस में था? टॉप 10 रिसीवर्स में था. किसकी? एफडीआई की, ठीक है. डाटा को याद रखना, टॉप 10 रिसीवर्स ऑफ एफडीआई. टोटलिंग कितना? लगभग $49 बिलियंस इनफ्लो एज पर द यूएन, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 16% रेस था. किससे? एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है. 2018 के कंपैरिजन में वो क्या था? 16% का रेस था, ठीक है. इन फरवरी 2020 डीपीआईआईटी का मतलब डीपीआईआईटी इन फरवरी 2020 एज पर डीपीआईआईटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरनल ट्रेड नोटिफाइज पॉलिसीज टू अलाउ 100% एफडीआई. अभी 2020 के अंदर डीपीआईटी ने क्या अनाउंस किया कि वो एफडीआई जो है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में वो कितना कर देगा? 100% कर देगा. मैं अभी आगे डिस्कस भी करूंगा इस चीज़ को, मैंने सब कुछ वहाँ पे बताया भी है, ठीक है. मैं अभी और डिस्कस करूंगा, काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं आपके साथ में, ठीक है. इन अप्रैल 2020 डीपीआईआईटी केम up with the new rules which stated that the entity of a name company, मतलब foreign company, that shares a land borders with India or where the beneficial owners of investment into India is situated in or is citizen of such a country can invest only under the government route. अब देखो मैं रूट समझाऊंगा आपको, उसके बाद में डिस्कस करूंगा कि रूट्स किस किस टाइप के होते हैं, फिर इस पॉइंट्स पे आऊंगा मैं, उसके बाद डिस्कस करूंगा. ये पॉइंट मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, अभी आपको समझाऊंगा इस चीज़ को. In early 2020, the government decided to sell 100% stake in the national airlines of Air India. ठीक है. गवर्नमेंट डिसाइड ये कर रही है कि वो 100% स्टेक किसका बेच देगी? एयरलाइंस किसको बेच देगी? एयर इंडिया का बेचने को तैयार है. गवर्नमेंट डिसाइड सेल 100% स्टेक इन द नेशनल एयरलाइंस अभी, ठीक है. और वो उसको लेने के लिए अभी शायद जो टाटा है वो आगे आए हैं, ठीक है. अगर आपको एक बात भी ना पता हो तो शायद ऐसे कहा जाता है कि जो एयर इंडिया को पहले रन कर रहे थे वो टाटा ही थे, ठीक है. जो इंडिगो एयरलाइंस है आपकी, नहीं सॉरी विस्तारा, ठीक है, जो विस्तारा है वो सिंगापुर एयरलाइंस प्लस में टाटा ग्रुप का जो है वो एक कोलैबोरेशन है, ठीक है. टाटा ग्रुप का जो है वो एक कोलैबोरेशन है. और एयर इंडिया को पहले भी कौन ही चला रहा था? इसको चला रहा था टाटा ग्रुप ही. तो हिस्ट्री ने रिपीट किया, हिस्ट्री ने दोबारा से टाटा ग्रुप को एक मौका दिया कि चलो अब आपको एयरलाइंस को हम एयर इंडिया को दोबारा से आपको दे रहे हैं कि आप संभालिए उस चीज़ को. टाटा शायद खरीदने को बिडिंग होगी, कैसा प्रोसेस होगा वो देखा जाएगा, बट टाटा रेडी है उसको बाय करने के लिए, ठीक है. चलिए
तो अब यहाँ पे देखो कि एफडीआई के रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, इंडिया में किस तरीके से आप एफडीआई लेके आ सकते हो। तो आपके पास में देखो बेसिकली 3 रूट्स है, ठीक है। फर्स्ट आती है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 वो है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड रूट, ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, आप 100% एफडीआई परमिटेड है आपको, ठीक है। फिर दूसरा आता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में क्या हो गया कि आपको 100% एफडीआई परमिट तो हो सकती है, बट उसके अंदर कुछ परसेंट तक जाएगी ऑटोमेटिक, देन उसके बाद में जो उसके अलावा कुछ परसेंटेज होगा वो कहाँ से जाएगा, वो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर दूसरी आती है बेटा देखो ऑटोमेटिक प्लस में गवर्नमेंट, जिसमें आप अच्छा इसमें तो क्या है कि इसमें 100% परमिशन तभी मिलेगी जब आप गवर्नमेंट से परमिशन आपको मिल जाएगी। इसमें क्या है कुछ परसेंटेज आप ऑटोमेटिक के थ्रू लेके आ सकते हो और कुछ परमिशन वो कहाँ से लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। 100% एफडीआई परमिट हो सकती है डिपेंड अपॉन सम कंडीशंस। इसमें देखो 100% परमिटेड है, इसमें है अप टू, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितना कहेगी। इसमें भी अप टू ही है, इसमें डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट ऑटोमेटिक के थ्रू लेके आ सकते हो, कितने परसेंट कहाँ से लेके आ सकते हो, गवर्नमेंट के थ्रू लेके आ सकते हो, ठीक है। अब ऑटोमेटिक रूट क्या है, इन ऑटोमेटिक रूट द फॉरेन एंटिटी डज नॉट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द आरबीआई। इसमें गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल या गवर्नमेंट या आरबीआई की प्रायर अप्रूवल आपको नहीं चाहिए होती है। किसमें, एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, तो मैंने और भी नीचे डिस्कस किए, वहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस हो गए, 100% एफडीआई है आपकी। थर्मल पावर्स में 100% एफडीआई है। सर्विसेज अंडर, अब देखो ये चीज़ें नीचे आ गई, सर्विसेज अंडर सिविल एविएशन सच एज मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसमें क्या क्या आ गया, इंश्योरेंस आ गया, कितने परसेंट है, 49%। अभी डाटा चेंज होगा, मैं डाटा चेंज कर दूंगा इसका। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इन सिक्योरिटीज मार्केट अप टू 49%। पोर्ट्स एंड शिपिंग्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसी कंपनीज हैं देखो, ये जो इसमें ये जो नीचे कंपनीज आपको दे रखी है ना, यहाँ पे ये चीज़ बता रखी है आपको, ठीक है, कि जिसे 49% तक है। कौन कौन सी, पोर्ट्स एंड शिपिंग्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पेंशन में कितना है, 49% है, पावर एक्सचेंज में कितना है, 49% है, ठीक है, एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग में कितना है, 49% है। अभी मैं इसको देखूंगा कि डाटा चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अभी रिसेंटली हम देखेंगे कि डाटा चेंज भी हुआ है नहीं हुआ, अभी नीचे भी डाटा आएगा, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट रूट एफडीआई। गवर्नमेंट रूट एफडीआई वो होता है जिसमें अंडर द गवर्नमेंट रूट द फॉरेन एंटिटी शुड कंपल्सरीली टेक द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इट शुड फाइल एन एप्लीकेशन थ्रू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का FIFP मतलब पोर्टल होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल होगा, विच फैसिलिटेट सिंगल विंडो क्लियर। सिंगल विंडो मतलब एक ही विंडो, एक ही पोर्टल के ऊपर आपको सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी। दिस एप्लीकेशन इज देन फॉरवर्डेड टू द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट। ये एप्लीकेशन फिर किसके पास हो जाएगी, जिस भी मिनिस्ट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिसके अंडर भी वो मिनिस्ट्री आती है, उसके पास में डिपार्टमेंट में जाएगी, जो उसको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द DPIT। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, विद द कंसल्टेशन विद द DPIIT, ठीक है, DPIIT, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड कंटेंट सर्विसेज हो सकती है आपकी, बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर सर्विसेज हो सकती हैं। कितनी परसेंट है, 49% में। बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में 20%, फूड प्रोडक्ट्स में 100%, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज 100%, मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी 51%। इनमें कुछ चेंजेस हुए होंगे तो मैं आपको बताता हूँ, नीचे आएंगे इसके चेंजेस। माइनिंग एंड मिनरल सेपरेशन ऑफ टाइटेनियम बियरिंग मिनरल्स एंड ओर्स 100%। प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह हो जाते हैं आपके, ठीक है, 100%। सैटेलाइट्स 100%, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर्स 26%। चेंजेस हैं इसके अंदर, ये चेंजेस हैं इसमें, आगे डिस्कस करता हूँ अभी उस चीज़ को भी, ठीक है। सेक्टर्स जहाँ पे FDI प्रोहिबिटेड है देखो वो तो सेम ही रहेंगे। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ कुछ चीज़ों के अलावा, किसमें, हॉर्टिकल्चर्स में आप कर सकते हो, फिशरीज में आप कर सकते हो, टी प्लांटेशन में आप कर सकते हो, पीसी कल्चर में मतलब मत्स्य पालन जो हो गया उसमें आप कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री में आप कर सकते हो। इन कुछ ऐसी और चीज़ें और है, सेक्टर कुछ चीज़ें और हैं जिनके अलावा आप एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटीज़ के अंदर FDI नहीं कर सकते। एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में है, किसके हाथों में, नेशनल पावर थर्मल NPTC।
ठीक है। निधि कंपनीज होती है जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर की गई होती हैं, जिनमें आरबीआई का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। ठीक है। लॉटरीज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन चीट फंड्स, मतलब आपके ये कमेटीज जो आप उठाते हो। ट्रेडिंग इन टीडीआरस, ठीक है। एनी गैम्बलिंग और बैटिंग बिजनेस, सिगार, सिगरेट्स और रिलेटेड टोबैको इंडस्ट्रीज, हाउसिंग और रियल एस्टेट एक्सेप्ट टाउनशिप। इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, देखिए आप डाटा याद रखिएगा जो नया वाला मैं आपको दूंगा। ठीक है। ये रिसेंट थोड़ा सा ओल्ड डाटा है, लास्ट ईयर का डाटा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा पब्लिश हुआ है। मैं आपको नीचे एक्चुअल डाटा दूंगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। बेनिफिट ऑफ एफडीआई, ठीक है। एफडीआई का बेनिफिट क्या होता है, देखो जो होस्ट कंट्री की बात कर रहा हूँ, जो होस्ट करती है उसको, ब्रिंग अ फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके पास में पैसा आता है किस चीज़ के लिए, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो। नई टेक्नोलॉजी आती है, स्किल्स आती है, नॉलेज आती है, सेक्टर आता है। मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है लोगों के लिए। वहाँ पे एक कॉम्पिटेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। देखिए अगर यहाँ पे इंडिया था, ठीक है, और यहाँ पे यूएस था जी, जब तक आपने इनके बीच में कोई भी ट्रेड वगैरह ओपन नहीं किया या एफडीआई वगैरह नहीं ओपन किया, तो इंडिया में क्या था, जो माल बन रहा है वही बिक रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इसमें हमारी एक चीज़ थी, लेट द बायर बी वेयर। ठीक है। लेट द बायर बी वेयर। ठीक है। हमने हमने जो बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी, स्टडी की होगी, तो वहाँ पे कंसेप्ट था लेट द बायर बी वेयर। ठीक है। मार्केटिंग में लेट द बायर बी वेयर, लेकिन उस पॉलिसी, लेकिन वो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा, बायर है देख लेगा अपना, आप जो खरीदना होगा खरीद लेगा, जो नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने जो बनाया मैं तो वही बेचूंगा। लेकिन अब जो कंसेप्ट है वो क्या है, यूएस से जब एफडीआई आएगी तो भैया यहाँ पे रहने वाले जो फर्म्स होंगे उनको और ज़्यादा अपना आपको बेटर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा बेटर, अब वो ये नहीं कहेंगे लेट द बायर बी वेयर, अब बायर ये कहेंगे लेट द सेलर बी वेयर। सेलर वही बनाए जो हमें चाहिए, हम वो नहीं खरीदेंगे जो सेलर बना के हमें बेच देगा, नहीं, हम वो बनवाएंगे जो हमें चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर कॉम्पिटेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ठीक है। वो अच्छी चीज़ें बनाएंगे, आपके पास में लोगों के पास में जो चॉइसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली बात है, जब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो अगर उससे फर्म जो यहाँ पे पहले इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था, अगर उसको दोबारा से एग्जिस्ट करना है, कंटिन्यू करना है, अपने आप को कॉम्पीट करना है एफडीआई से, तो उसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना ही पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज ये है, इट अफेक्ट द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक कंपनीज एडवर्सली। जो देखो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, जो कंपनीज कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी, वो मार्केट से क्या हो जाएंगी, आउट हो जाएंगी। ठीक है। स्मॉल कंपनीज इन अ कंट्री में नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द अनसॉल्ट ऑफ एमएनसीज इन देयर सेक्टर्स। देयर इज अ रिस्क ऑफ मैनी डोमेस्टिक फर्म शटिंग शॉप्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज एफडीआई। ऑब्वियसली बात है, देखो यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनीज इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं हुई कि वो उनके साथ में स्टैंड कर सके, उनके साथ में मिल के, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के आगे चल सके, तो वो कंपनीज क्या हो जाएंगी, शट डाउन हो जाएंगी, बंद बिजनेस। ठीक है। एफडीआई में ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट द एक्सचेंज रेट्स ऑफ द कंट्री। सही बात है। देखो अगर आपकी एफडीआई आपके नेशन में ज़्यादा आती है, या आपकी एफडीआई, देखो अगर आपके एफडीआई आपके नेशन से ज़्यादा आपके नेशन में आ रही है, मतलब इनफ्लो आ रहा है मनी का, इनफ्लो आ रही है फॉरेन करेंसी का, तो आपकी जो कंट्री करेंसी है वो जल्दी क्या करेगी, एप्रिशिएट करेगी। वो जल्दी क्या करेगी, एप्रिशिएट करेगी। जब आपकी कंट्री करेंसी एप्रिशिएट करेगी, ठीक है, ये देखिए, जब एफडीआई आएगी तो आपके देश में फॉरेन करेंसी आएगी, आपके देश में फॉरेन करेंसी आएगी। जब आपके देश में फॉरेन करेंसी आएगी तो आपकी कंट्री करेंसी क्या करेगी, एप्रिशिएट करेगी। मान लीजिए $1 पहले 50 रुपये का था, मतलब आप 50 रुपये देके कितने डॉलर खरीदते थे, $1 खरीदते थे। अब $1 मान लीजिए कितने का हो गया, 45 का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। एप्रिशिएट मतलब आप पहले 50 रुपीज़ देके $1 खरीदते थे, आप कितने रुपये देख रहे थे, 45 रुपये देख रहे थे, तो आपको सस्ता पड़ रहा है $1 का सामान। तो इससे क्या होगा, हमारे देश के जो इम्पोर्ट्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। बाहर से हमारे लिए सामान मंगाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट आएगा, एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो उसी इफेक्ट को फिर दोबारा से सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से लोन वगैरह का लोन लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपके एक्सचेंज रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं जी आपके। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे एफडीआई को रेगुलेट कौन करता है, हमारे यहाँ पे एफडीआई को रेगुलेट कौन करता है, तो पहले तो रेगुलेशन आती है किसके, कंपनीज एक्ट की। तो कंपनीज एक्ट कौन सा, 2013। ठीक है। फिर आता है आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 992 एंड सेबीज की रेगुलेशन। ठीक है। फिर आपका फैमा आ गया, फिर आपकी एफ ट्रेड मतलब एफटी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज आ गई आपकी। ठीक है। फिर आपका सिविल प्रोसीजर कोड्स, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके तहत आपकी
फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसीज़ जो है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हैं जो रेगुलेट की जाती हैं। फिर आपका आईसीआर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, कंपनी कॉम्पिटिशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एफडीआई पॉलिसीज़, और कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो इस पे काम करती हैं। ये तो थे आपके रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं आपके? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो मिनिस्ट्रीज जैसे पावर मिनिस्ट्री हो गई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हो गई, एनर्जी मिनिस्ट्री हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो एफडीआई के ऊपर क्या देती है? ध्यान देती है। अब यहाँ पे कुछ ध्यान रखना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं। व्हाट वाज द एफडीआई इन द ईयर 2020? अगर 2020 की ही बात की, 2020 से जुलाई तक का डाटा की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना था? 3269 मिलियंस था। किसके अंदर? इंडिया के अंदर जी। ठीक है, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट एफडीआई? देखो पेपर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्रोनोलॉजी के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी वे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि हाईएस्ट एफडीआई कहाँ से आ रही है, या अगर मैं आपको चारों ऑप्शन दे दूंगा तो उसको अरेंज करने को बोल दूंगा। ठीक है, सिंगापुर emerged as the largest source of FDI in India during the last fiscal with 14.67 बिलियन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिंगापुर जो है वो सबसे ज़्यादा, सिंगापुर किस पे आता है? नंबर 1 पे। ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट करी उसने? 14.67 बिलियन। उसके बाद में कौन आ गया? मॉरिशियस। उसके बाद में कौन है? नीदरलैंड। उसके बाद में है यूएस, देन है आपका सेमन आइलैंड, एंड देन है आपका जापान, एंड देन है आपका फ्रांस। तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन आता है? सिंगापुर आता है। पहले कौन आता है? सिंगापुर आता है। देन कौन आता है? मॉरिशियस। देन कौन आता है आपका? मॉरिशियस। देन आपका है नीदरलैंड। देन है आपका यूएस। देन है आपका सेमन आइलैंड। देन आपका जापान। देन आपका फ्रांस। ठीक है, तो ये आपके कुछ है, आप टॉप 4 को याद रखिए कम से कम में। सिंगापुर, मॉरिशियस, नीदरलैंड, यूएस। सिंगापुर, मॉरिशियस, नीदरलैंड, यूएस। सिंगापुर, मॉरिशियस, नीदरलैंड, यूएस। ठीक है, इन विच सेक्टर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड? तो मैंने आपको बता दिया था, ऊपर भी डिस्कस कर दिया था। ठीक है, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट एफडीआई इन द वर्ल्ड? तो ध्यान रखिएगा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इंडेक्स आता है उसके अकॉर्डिंग यूएस जो है अभी भी कहाँ पे है? टॉप पे है जी। ठीक है, यूएस जो है वो कहाँ पे है? टॉप पे है। लार्जेस्ट रिसिपेंट अभी भी किस चीज़ का? एफडीआई का, जो कम से कम भी 1 बिलियन इनफ्लोज को अट्रैक्ट करता है। फॉलोड बाय उसके बाद में कौन आता है? चाइना एंड सिंगापुर। ध्यान रखिएगा यूएस जो है वो क्वाइट 7 टाइम्स से कहाँ पे चल रहा है? 7th टाइम से कहाँ पे चल रहा है? 7 टाइम से कहाँ पे चल रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे ही चल रहा है जी। 7 टाइम्स, लगभग 7 साल से वो फर्स्ट पोजीशन पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ देखो इस चीज़ की, एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स। एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स इज एन एनालाइज। अब देखो यहाँ पे एक बात मैंने शायद एक हेडिंग छूट गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है आपका एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स। एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स। तो एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स इज एन एनालाइज ऑफ द इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी चेंजेस ऑन द, जैसे देखो आपको अब देखना है कौन सा नेशन कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, कौन से नेशन के अंदर एफडीआई बहुत ज़्यादा जा रही है, कौन से नेशन से एफडीआई आ ही नहीं रही है जी आपकी। तो एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो एनालाइज करता है क्या चीज़? पॉलिटिकल इफेक्ट्स, इकोनॉमिक इफेक्ट्स एंड रेगुलेटरी चेंजेस ऑन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो ये देखता है कि इनके चेंज होने से, पॉलिटिकल के चेंज होने से, इकोनॉमिक के चेंज होने से हमारे एफडीआई के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है इनटू अ गिवन कंट्री इन द ईयर टू कम, एज वेल एज द प्रेफरेंस ऑफ सीईओ, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड अदर टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द ग्लोबल 1000 कंपनीज। जो भी टॉप ग्लोबल 1000 कंपनीज हैं उनके सीईओज वगैरह या उनके सीएफओज वगैरह क्या एनालाइज करते हैं, क्या फोरकास्ट करते हैं आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, तो उसके बेस पे क्या बनता है? आपका एफडीआई क्रिएट होता है। इट इज़ एन इंडेक्स। कौन पब्लिश करता है? देखो पब्लिश कौन करता है वो इंपॉर्टेंट है। पब्लिश कौन करता है इसको? पब्लिश करता है एटे कैरनी अ ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म। एटी कैरनी अ ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म। अब देखो इसकी इंडेक्स डिटेल्स कुछ देखिएगा। ठीक है, इंडिया कहाँ है? The report include detailed commentary on the markets and the impact of variety of global trade issues
हैव ऑन द एफडीआई अट्रैक्टिवनेस। देखो रिपोर्ट्स किसको इंक्लूड कर, रिपोर्ट्स इंक्लूड करता है कि जो हमारे यहाँ की जो मार्केट है या जो ग्लोबल में जो ट्रेड चल रहा है, जो ट्रेड इशू चल रहा है, उसका हमारे देश पे होने वाली एफडीआई के अट्रैक्टिवनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द रिपोर्ट्स इंक्लूड डिटेल कमेंट्री ऑन द मार्केट, डिटेल कमेंट्री ऑन द मार्केट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ ग्लोबल ट्रेड इशूज, मार्केट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ ग्लोबल ट्रेड इशूज, जो ग्लोबल में ट्रेड इशूज चल रहे हैं उसका एफडीआई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एज वेल एज द रैंकिंग ऑफ द टॉप 25 कंट्रीज। सिर्फ किसको लेके चलते हैं हम, टॉप 25 कंट्रीज को ही हम क्या लेके चलते हैं, एक बार इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द प्राइमरी डाटा फ्रॉम द प्रोप्राइटरी सर्वे एडमिनिस्ट्रेटेड टू सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग कॉर्पोरेशंस। जो भी वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कॉर्पोरेशन मतलब बिजनेस फर्म्स हैं, ठीक है, उनके वो सर्वे कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। द कंपनीज टेकिंग पार्ट इन द सर्वे हैव $500 मिलियंस और मोर एनुअल रेवेन्यू। हम उन कंपनीज की बातें कर रहे हैं जिनका साल भर में टर्नओवर लगभग $500 मिलियन या उससे $500 मिलियन या उससे ज़्यादा का है जी, ठीक है। हम उन्हीं कंपनी को क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है। अब बात अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो इंडिया पहले ना यहाँ पे था लास्ट ईयर, ठीक है, यहाँ पर 16th यहाँ पे आपका इंडिया था, ठीक है। इंडिया था कहाँ पे, 16 पे था 2019 के अंदर, ठीक है। अब अगर देखोगे तो है कहीं पे यूएस, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, साउथ कोरिया, आयरलैंड, यूएई, डेनमार्क, पोर्टुगल, ब्राज़ील, फिनलैंड, नॉर्वे, ताइवान, चाइना। इंडिया का है गायब। तो यही हुआ देखो इंडिया के साथ में, जो पहले जिनकी पोजीशन जो थी, जो 16 पोजीशन पे अपने आप को मेंटेन कर रखा था, ठीक है, 11 से 16 पर भी आए थे। देखो 2018 के अंदर 11th पे थे आई गेस, देन उसके बाद 16th पे आए एंड देन अब गायब हो गए, अब टॉप 25 में नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इंडिया बाहर हो चुका है, ठीक है, 25 देशों की गिनती में से, ठीक है। टॉप 5 को ध्यान रखना, टॉप 5 कौन है आपके, ठीक है। 2019 की पूछे तो भैया इंडिया 16 पे था, 2020 की पूछी जाए तो इंडिया 25 में नहीं है, तो आपको रिपोर्ट्स में नहीं दिखेगा वो, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स है फर्स्ट पे आपका, कनाडा है सेकंड पे, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, कनाडा, जर्मनी, जापान एंड देन आपका फ्रांस। यूएस, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूएस, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस एंड एक और जोड़ लो यूके, एक और जोड़ लो यूके, ठीक है, एक और जोड़ लो यूके। यूएस, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूके, जर्मनी, यूएस, कनाडा, जर्मनी, जापान एंड फ्रांस एंड यूके, ठीक है। ये चीज़ है आपकी इस चीज़ में। तो इंडिया स्टैंड वेयर, इंडिया स्टैंड नो वेयर्स, ठीक है। इंडिया रैंक 26 इन द एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में कहाँ पे था, 16वें नंबर पे था, कंपेयर टू 11th कहाँ पे था, 2018 में था, बट इट इज़ नाउ 2020 इट इज़, बट इन नाउ 2020 इट इज़ नो वेयर इन टॉप 25 नेशंस, कहीं पर भी नहीं है जी वो, ठीक है। स्लिप डाउन हुआ, ये 4 पोजीशन नहीं होना चाहिए, 5 पोजीशन है, ठीक है। स्लिप डाउन 5 पोजीशन फ्रॉम 2018 रैंकिंग, इट वॉज रैंक 9th कहाँ पे था, 2016 में था, 8th कहाँ पे था, 2017 में था, और 11th कहाँ पे 2018 में था। इस बात को आप छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। फॉल क्यों हुई जी, ठीक है। द चैलेंजेस फेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, पहला एक रीज़न बताया जाता है कि जीएसटी की वजह से, जीएसटी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, उसकी वजह से। डीमोनेटाइजेशन एक्टिविटीज़ दैट कॉज अ डिसरप्शन इन द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड द सब्सिक्वेंटली द इकोनॉमिक ग्रोथ डेटरिंग टू द इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स इन द शॉर्ट टर्म जी। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से भी डीमोनेटाइजेशन को रीज़न माना जाता है, ठीक है। और उससे अभी भी ऐसे कहते हैं कि उससे अभी भी देश उभर नहीं पाया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो अब क्या रीज़न रही, तो अब देखो रीजंस रही फार्मर्स की, फार्मर्स प्रोटेस्ट, ठीक है, या इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसीज़ को लेके ऐसे,
ठीक है। हार्ले डेविडसन जैसी कंपनीज जो यहाँ पे लगभग मोर देन आपका डिकेड से यहाँ पे वर्क कर रही हैं, ठीक है, वो एकदम से आके चली जाती हैं। आपकी ट्रेड पॉलिसीज उनको हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना नहीं जानते हो, आप उनको प्रॉपर ढंग से लैंड एलोकेट नहीं कर रहे हो, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। वे इज़ द लैक पॉइंट। आप गलतियाँ छुपा रहे हो, ठीक है, आप गलतियाँ बता नहीं रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ढंग से कर देता हूँ, ये 4 नहीं है, इट्स 5, ठीक है, इट्स 5, ठीक है। आप यहाँ पे गलतियाँ बता रहे हो, गलती छुपा रहे हो। अगर अभी भी आपने बात सुनी भी होगी रिसेंट के अंदर, तो शायद ऐसी चीज़ थी कि अभी रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डाटा इशू किया था एनएसएसओ ने, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल एनएसए को लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्हें ये लगा कि ये डाटा गलत है, ठीक है, कि इतने लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने क्या कहा, उस रिपोर्ट को ही क्या कहा, रिजेक्ट कर दिया। तो एक तानाशाही वाला काम चल रहा है इस समय पे, ठीक है। तो वो चीज़ गलत है। आप पॉलिसीज़ ढंग से मेंटेन नहीं कर रहे हो, पॉलिसी ढंग से बना नहीं रहे हो, ठीक है। पॉलिसीज़ आपको वर्क करनी पड़ेगी, उनको ढंग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एक इशू नहीं है कि इंडिया की रैंक जो 16th पे था आपका 2019 के अंदर, वो 25th पे क्यों आ गया, ठीक है। चलो रीज़न आप कह सकते हो कोविड, बट कोविड तो आ जाए यार, ठीक है। यहाँ से 11 से 16 पे आए थे, तब कहाँ पे कोविड था? तब तो कोई कोविड नहीं था, ठीक है। 8 से आप 8 पे थे, फिर आप 9 पे थे, 9 से गिरते हुए आपने चलो 8th पे आए, 8th के बाद में आप गिर के फिर से 11 पे चले गए, ठीक है। 11 के बाद में फिर आप 16 पे चले गए, फिर आप गायब ही हो गए। तब तो कोविड नहीं था ना, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसीज़ गलत हो रही है, ठीक है। तो आपको अपनी पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं बात करूँ, देखो काफ़ी अच्छा किया है, ठीक है। हाउएवर डिस्पाइट द टीथिंग ट्रबल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड द डीमोनेटाइजेशन डिसीजन, इंडिया फिर भी एक एमर्ज था कि देखो हायर रैंकिंग में, 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 में फिर भी अपना को मैनेज किया उसने, ठीक है। कैसे मेंटेन किया? Certain notable reforms such as elimination of Foreign Investment Promotion Board and liberalization of FDI threshold for the retail, aviation and the biomedical industries. हेल्प किसने करी? देखो हेल्प इसी ने करी है, बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज़ ने हेल्प करी है आपकी, टूरिज्म एंड एविएशन की जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने आपकी हेल्प करी है, ठीक है। और जो रिटेल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने आपकी हेल्प करी है, ठीक है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कंटिन्यूज टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो मेक इन इंडिया आज भी जो है वो एक, अब ब्लफ कह लो या कुछ भी कह लो, बट ये फिर भी आज एक सेटअप, एक ऐसा स्टार्टअप है जिसको कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि हाँ, ये अभी भी इस इनिशिएटिव के बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा एफडीआई आ रही है, ठीक है। इंडिया इज रैंक हाईएस्ट बाय द अमेरिकन इन्वेस्टर इन द इंडस्ट्री सेक्टर इन टर्म्स ऑफ द इंटेंशन टू इन्वेस्ट, विच इज द रिजल्ट ऑफ द इंडियाज परस्यूट ऑफ अ क्लोजर टाइज विद द यूएस। देखो इंडिया को अमेरिकन इन्वेस्टर सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंड द इंडस्ट्री सेक्टर इन टर्म्स ऑफ द इंटेंशन टू इन्वेस्ट, अमेरिकन इन्वेस्टर्स और वहाँ के जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो इंडिया में ज़्यादा अच्छा मानते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए, क्योंकि उनके यूएस के साथ में काफ़ी अच्छे क्या है, टाइज अप है, ठीक है। हमने काफ़ी अच्छे से टाई अप कर रखे हैं, जिसकी वजह से दोस्ती हमारी ऐसी है कि यहाँ पे एक भरोसा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बातें आती हैं, देखो टाइप्स, ये तो था इंडिया की बात। अब यहाँ पे आती है देखो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, टाइप्स ऑफ एफडीआई। तो टाइप्स ऑफ एफडीआई यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लगभग 4 डिफरेंट टाइप्स की एफडीआई है, 4 डिफरेंट टाइप्स की एफडीआई है, ठीक है। कौन कौन सी? फर्स्ट आज देखो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट एंड प्लेटफॉर्म। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल हो गई, कॉन्ग्लोमेरेट हो गई, एंड देन आपकी प्लेटफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल क्या होती है? देखिए, द हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया सेम लेवल पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया? सेम लेवल पे, सेम। The most common type of FDI is a horizontal FDI, which primarily revolves around the investing the funds in a foreign companies belonging to the same industry. मैं उसी में पैसा लगा रहा हूँ, मैं उसी फॉरेन कंपनीज में पैसा लगा रहा हूँ। मान लीजिए ये यूएस है, ये इंडिया है, ठीक है। ये यूएस है, ये इंडिया है। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है से क्लोथ, यहाँ पे से इंडस्ट्री है कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री है। और यहाँ पर भी कोई कॉटन इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई कॉटन इंडस्ट्री है। तो यहाँ वाला फॉर्म अगर कॉटन इंडस्ट्री के अंदर ही पैसा लगा रहा है, ठीक है, तो एफडीआई के रूप में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल एफडीआई, ठीक है।
फॉरेन इन्वेस्टिंग फंड्स कर रही है कोई फॉरेन कंपनीज जो कि बिलोंग करता है किसी सेम इंडस्ट्री से एज द दैट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द एफडीआई इन्वेस्टर, ठीक है, बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री एज दैट ऑन बाय द एफडीआई इन्वेस्टर, ठीक है। अच्छा, मैं इसका मतलब और भी समझना, देखो इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से सुन लो, ठीक है, मतलब समझाता हूँ मैं। देखिए सिंपल से मतलब बताता हूँ, देखो उसे जल्दी समझ में आएगा आपको। यहाँ पे यूएस फर्म है, ठीक है, इसका मान लीजिए किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का काम है एबीसी, ठीक है, किसी भी चीज़ का काम है, इसका एबीसी प्रोडक्ट बनाता है जी, मुझे नहीं पता क्या बनाता है, एबीसी प्रोडक्ट बनाता है। अगर यही एबीसी प्रोडक्ट वो इंडिया में जाके ही बनाएगा, अगर यही एबीसी प्रोडक्ट वो जाके कहाँ पे बनाएगा, इंडिया में बनाएगा, अपनी सामान को सेम रख रहा है कहाँ पर भी, इंडिया के अंदर भी, तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इन्वेस्टिंग फंड्स इन द फॉरेन कंपनीज बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री एज दैट ओन और ऑपरेटेड बाय द एफडीआई इन्वेस्टर, जो एफडीआई करने वाला इन्वेस्टर है वो वही चीज़ इन्वेस्ट कर रहा है दूसरे नेशन में जाके भी, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हेयर अ कंपनी इन्वेस्ट इन अनदर कंपनी लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज वेयर इन बोथ द कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स, वही तो बात होगी, सामान भी क्या बना रहे हो, सिमिलर बना रहे हो, ठीक है, सामान भी क्या बना रहे हो, सिमिलर बना रहे हो। एग्जाम्पल, द स्पेन बेस्ड कंपनी जारा में इन्वेस्ट इन और परचेज द इंडियन कंपनी फैब इंडिया, देखो दोनों क्या बना रहे हैं, कपड़े ही बना रहे हैं, दोनों क्लोथ्स बना रहे हैं। स्पेन वाली कंपनी भी क्या बना रही है, स्पेन वाली कंपनी जारा जो है वो भी कपड़े ही बनाती है, क्लोथ्स बनाती है। सिमिलरली जो इंडिया की कंपनी है फैब इंडिया, वो भी क्या प्रोड्यूस करती है, क्लोथ्स प्रोड्यूस करती है, दोनों का सेम लेवल है, क्लोथ्स ही क्लोथ प्रोड्यूस करती है। विच ऑल्सो प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट्स, जारा दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंस बोथ द कंपनी बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री, दोनों ही किससे बिलोंग है, सेम इंडस्ट्री से करती है, मर्केंडाइज एंड अपैरल, द एफडीआई इज क्लासिफाइड एज हॉरिजॉन्टल एफडीआई। तो अगर आप सेम लेवल की बात करें, सेम लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें, सेम लेवल का मतलब हो गया जिस चीज़ की प्रोडक्शन आप करते हो वही चीज़ की प्रोडक्शन आप दूसरे नेशन में भी चाहते हो, ठीक है। जैसे यहाँ की कोई एबीसी प्रोडक्ट कंपनी जो क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करती है, तो यहाँ की कोई दूसरी कंपनी है CDF जो क्लोथ प्रोड्यूस करती है, तो अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, एफडीआई। एफडीआई का मतलब यही होता है जिसके अंदर हम उसी चीज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिस चीज़ के अंदर हम अपने नेशन में भी कर रहे थे, ठीक है, हमारा जो सामान रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वर्टिकल एफडीआई क्या होती है, वर्टिकल एफडीआई मतलब ऊपर नीचे। वर्टिकल एफडीआई में देखो दो होती हैं, एक होती है आपकी फॉरवर्ड, एक होती है आपकी फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, और एक होती है आपकी बैकवर्ड। अब यहाँ पे मतलब समझिएगा, देखो वर्टिकल एफडीआई एक दूसरी टाइप इन्वेस्टमेंट है एफडीआई की। अ वर्टिकल एफडीआई अकर्स व्हेन एन इन्वेस्टमेंट इज मेड विद इन अ टिपिकल सप्लाई चेन इन अ कंपनी। देखो सप्लाई चेन का मतलब होता है सप्लाई चेन में पैसा लगा दिया। सप्लाई चेन में पैसा लगाने का मतलब क्या है, सप्लाई चेन का मतलब है जो आपकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन की, तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में क्या लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो। विच मे और मे नॉट नेसेसरी बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री, जो कि सेम इंडस्ट्री में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। आपने क्या किया, देखो हमने किया क्या, देखो सुनो, नॉट नेसेसरी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट इज मेड विद इन अ टिपिकल सप्लाई चेन ऑफ अ कंपनी। आप किसी कंपनी की सप्लाई चेन में पैसा लगा रहे हो, वो कंपनी सेम इंडस्ट्री की हो भी सकती है या वो सेम इंडस्ट्री की नहीं भी हो सकती। सप्लाई चेन का मतलब यही है, डिफरेंट जो स्टेजेस होते हैं आप उसमें पैसा लगा रहे हो। एग्जांपल समझिएगा, एज सच व्हेन वर्टिकल एफडीआई हैपेंस अ बिजनेस इन्वेस्ट इन एन ओवरसीज फर्म्स विच में सप्लाई और सेल प्रोडक्ट। जब आप वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल में एफडीआई तब होती है जब बिजनेस मैन इन्वेस्ट इन एन ओवरसीज फर्म्स विच में सप्लाई और सेल प्रोडक्ट। किसमें पैसा लगा रहे हैं, उस चीज़ में जिसमें जो दूसरा बंदा है या तो वो सामान बेचता है या वो सामान क्या करता है, सप्लाई करता है। वर्टिकल एफडीआई का मतलब क्या होता है, देखो वर्टिकल एफडीआई जो होती है उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है बैकवर्ड कैटेगरी में। एक है बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक है फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉर इंस्टेंस देखो, अब समझिएगा इस बात में, अब बात समझिएगा, देखो क्या हो रहा है। सपोज एक कॉफ़ी प्रोड्यूसर है स्विस का, क्या नाम है, नेस्कफे। नेस्कफे ने कहाँ इन्वेस्ट किया, नेस्कफे ने इन्वेस्ट किया कॉफ़ी प्लांटेशन इन अ कंट्री सच एज ब्राज़ील, कोलंबिया, वियतनाम। अब बात सुनो, जो ये कॉफ़ी, अब देखो मैंने क्या कहा कि हम उन फर्म्स में पैसा लगा रहे हैं जो सामान या तो सेल करते हैं या उस सामान की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं।
तो मैं तो क्या था, मैं तो प्रोड्यूसर था। मैंने पैसा कहाँ लगा दिया, मैं क्या हूँ, मैं कॉफ़ी प्रोड्यूसर हूँ। मैंने पैसा कहाँ लगा दिया, मैंने पैसा लगा दिया उन फर्म्स के अंदर या उन प्लांटेशंस में या उन देशों में जहाँ पे कॉफ़ी क्या होती है, प्लांटेशन होती है। एग्जाम्पल ब्राज़ील, कोलंबिया, वियतनाम एक्सेट्रा। सिंस द इन्वेस्टिंग फर्म परचेजेज अ सप्लायर इन द सप्लाई चेन, मैंने किसको खरीद लिया, जो मेरा फर्म था, मेरा फर्म क्या था, नेस्कफे। नेस्कफे ने किसको खरीद लिया, नेस्कफे ने खरीद लिया सप्लायर को। किस चीज़ के में, जो सप्लाई चेन का पार्ट था जी। सप्लाई चेन मतलब जो मेरे को सामान देता था, ठीक है। मैंने उसके साथ में क्या कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया, ठीक है। यार आप खुद सोचो ना, अगर यहाँ पे एक कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसको कहीं ना कहीं कॉफ़ी की नीड होगी, कॉफ़ी प्रोड्यूस करने के लिए उसको कहीं ना कहीं रॉ कॉफ़ी की ज़रूरत होगी। अब वो रॉ कॉफ़ी मतलब ये एक सप्लाई चेन का ही तो पार्ट है, उसको सप्लाई चाहिए होगी इस चीज़ की। वो रॉ कॉफ़ी कहाँ से ले आएगा, वो किसी दूसरे नेशन से ले आएगा। तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं बेटा वर्टिकल। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल। अब वर्टिकल में इस वाले टाइप को क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ एफडीआई, इस टाइप को एफडीआई को हम कहते हैं क्या, बैकवर्ड। बैकवर्ड क्या, जिसमें परचेजर जा रहा है किसके पास में, नेशन के पास में, जहां से वो रो कॉफी परचेज करेगा, ठीक है। कन्वर्सली फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन वो होती है अकर्स व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट इन अनदर फॉरेन कंपनी विच इज रैंक्ड हायर इन द सप्लाई चेन, ठीक है। जहां पे देखो, ये जो कॉफ़ी थी, ये नेस्कैफे था बेटा, एक बड़ा ब्रांड था। बड़े ब्रांड ने छोटे छोटे फर्म्स के साथ में क्या किया, कोलैबोरेशन किया, छोटे छोटे फर्म्स में क्या किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है। अपनी हैथ से छोटे वाले फर्म्स में इन्वेस्ट करें, रो कॉफ़ी वाले जो प्लांटेशन वाले होंगे वो तो छोटे ही होंगे उससे, तो इसे हम कहते हैं क्या, बैकवर्ड। लेकिन जब आप अपनी रैंक से ज़्यादा वाले फर्म्स में पैसा लगाते हो, जब अपने रैंक से ज़्यादा वाले फर्म्स में पैसा लगाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल कोई इंडिया की कोई कॉफ़ी कंपनी है, इंडिया की कोई कॉफ़ी कंपनी है जो इन्वेस्ट कर रही है किसी फ्रेंच ग्रोसरी ब्रांड्स के अंदर। फ्रेंच ग्रोसरी मतलब कोई फ्रेंच का कोई बहुत बड़ा कॉफ़ी का ब्रांड होगा, उसमें अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, वर्टिकल। उसे हम कहेंगे कौन सी, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखना, जब आप अपने से ज़्यादा रैंकिंग वाले फॉर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। और जब आप जब अपनी रैंकिंग से कम वाले फॉर्म्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बैकवर्ड। उसे हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड, ठीक है। फिर आता है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, where investments are made in two completely different companies of entirely different industries. The transaction is known as conglomerate FDI. conglomerate मतलब दो तरफा, ठीक है। जब आप दो कंपनीज में कंप्लीटली दो डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके अंदर आप अपना पैसा लगा रहे हो जो अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेट। एग्जाम्पल, कोई यूएस की फर्म है, यूएस ने आके यहाँ पे दो अलग अलग फर्म्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, दो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया। एक यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज थी, और एक यहाँ पे से आपकी एक हम एग्जांपल ले लें तो आपकी से कॉटन इंडस्ट्रीज है और एक आपकी स्पाइसेस की इंडस्ट्रीज है जी, ठीक है। इसमें आपने पैसा लगा दिया, दो अलग अलग इंडस्ट्री हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। एज सच द एफडीआई इज नॉट लिंक्ड डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स बिजनेस। देखो ये जो एफडीआई है, ये इन्वेस्टर्स के बिजनेस से इनका कोई लिंक नहीं होता। यूएस में जो फर्म था वो ज़रूरी नहीं है वो कॉटन में काम कर रहा हो, और यूएस में जो फर्म था ज़रूरी नहीं है वो स्पाइसेस में काम कर रहा हो जी। बस मैंने दो अलग अलग कंपनी से पैसा इन्वेस्ट किया है जिसमें मेरा कोई पहले से मैंने अपना वर्क नहीं कर रखा। फॉर इंस्टेंस द यूएस रिटेलर वॉलमार्ट में इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स द इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। देखो वॉलमार्ट का काम कुछ और चीज़ का है। वॉलमार्ट का काम क्या है, वॉलमार्ट का काम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सामान वगैरह खरीद सकते हो, लेकिन वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहा है जो एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। तो अपनी फील्ड को छोड़ के अगर आप दूसरी फील्ड में जाने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई कहते हैं। उसको हम कौन से एफडीआई कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई उसको हम कहते हैं। अब प्लेटफॉर्म एफडीआई क्या होती है, प्लेटफॉर्म एफडीआई जो होती है, द लास्ट टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म एफडीआई। इन द केस ऑफ प्लेटफॉर्म एफडीआई अ बिजनेस एक्सपेंड इनटू फॉरेन कंट्रीज बट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स आर एक्सपोर्टेड टू अनदर थर्ड कंट्री। देखिए मैं जो एक्सपेंड है, मैं फॉरेन कंट्रीज में तो एक्सपेंड कर लूंगा, ठीक है, मैं फॉरेन कंट्रीज में तो क्या कर लूंगा, यूएस ने आके इंडिया के अंदर, देखो ये मेक इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, देखो मेक इन इंडिया की बात कर, मेक इन इंडिया में क्या कहा गया था कि आप कहीं भी बेचो, आप सेल कहीं पे भी करो, प्रोडक्शन कहाँ होनी चाहिए, इंडिया के अंदर होनी चाहिए। यही तो बात हो गई कि बिजनेस को तो एक्सपेंड जो किया गया वो कहाँ किया गया, फॉरेन कंट्री में किया गया। मतलब अगर ये यूएस था, यूएस के
हमने आके बिजनेस कहाँ एक्सपेंड किया, इंडिया में किया। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया में सामान बेचे, वो जो एक्सपोर्ट करना चाहे, वो एक्सपोर्ट जो करना चाहे वो कहाँ कर सकता है, वो कहीं भी कर सकता है। वो चाइना कर सकता है एक्सपोर्ट, वो जापान कर सकता है एक्सपोर्ट, वो यूके कर सकता है एक्सपोर्ट, वो बांग्लादेश कर सकता है एक्सपोर्ट। ठीक है, कहीं पर भी करे, हमें मतलब नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म। सिर्फ उसको एक प्लेटफॉर्म मिला प्रोडक्शन करने के लिए, उसके बाद में वो जहाँ चाहे वहाँ जाके एक्सपोर्ट करे। बट द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर आर एक्सपोर्टेड एन द थर्ड कंट्री। फॉर इंस्टेंट द फ्रेंच परफ्यूम ब्रांड्स चैनल सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन यूएसए। कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया, यूएस में। चैनल एक अच्छा फ्रेंच परफ्यूम ब्रांड है। ठीक है, फ्रेंच परफ्यूम्स आर बेस्ट परफ्यूम्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू द अदर कंट्रीज इन अमेरिका, एशिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं आपकी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म एफडीआई। अब देखिए इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगर 2020 की बात की जाए तो देखो इनमें तो आप वही ध्यान रखिएगा जो चीज़ मैंने ऊपर बताई थी कि वो इनसे प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं। ठीक है, बाकी मेरे पास कुछ फोटोज़ है, उन पे ध्यान रखिएगा। देखो एग्रीकल्चर, अगर एनिमल हस्बेंड्री में बात करूँ तो फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती, हॉर्टिकल्चर मतलब आपकी फ्लावर्स, ओ सॉरी फ्रूट्स, फ्रूट्स हो जाते हैं, कल्टीवेशन वेजिटेबल मशरूम्स अंडर कंट्रोल कंडीशंस, इसमें आपके 100% है। 100% वो भी किस रूट से, ऑटोमेटिक, जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटीरियल्स। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्रीज। ठीक है, सर्विस रिलेटेड टू एग्रो एंड अलाइड सेक्टर, इसमें भी क्या है 100% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी। प्लांटेशन सेक्टर में बात की जाए तो ऑटोमेटिक रूट फिर से 100% किसके साथ में, टी सेक्टर के साथ में, कॉफ़ी में, रबर में, कार्डमम इलायची, पाम ऑयल प्लांट्स, ऑलिव ऑयल प्लांट्स। ठीक है, 100% इन्वेस्टमेंट इनके अंदर आपकी मिल जाएगी। ठीक है, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन की अगर बात की जाए, देखो अगर माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन की अगर मैं ऊपर बात करूँ तो माइनिंग एंड अगर ऊपर वाला जो पार्ट था अगर हमने ध्यान दिया होगा तो हमें माइनिंग में कितना था, वहाँ पे माइनिंग में कितना था, कुछ चेंजेस हुए हैं क्या अगर लास्ट से कंपैरिजन करें तो। माइनिंग नहीं, माइनिंग एंड मटेरियल के अंदर पहले भी 100% था, अभी भी 100% ही है। ठीक है, तो माइनिंग और उसके अंदर पहले भी 100% था और अभी भी 100% है। ठीक है, तो माइनिंग में क्या आ गया, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस ओर्स। ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग टाइटेनियम, टाइटेनियम को छोड़ देना। ठीक है, तो 100% एफ डी आई कैप है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है। कोल में भी अगर देखोगे तो कोल के अंदर भी कितनी है, 100% है। कोल में काफ़ी सारी कंडीशन दे रखी है। ठीक है, कोल में भी 100% ऑटोमेटिक है। ठीक है, और अगर बात की जाए देखो माइनिंग एंड मिनरल सेपरेशन, देखो आप आ सकते हो। ठीक है, अगर आप टाइटेनियम में आना चाहो तो आ सकते हो, मतलब कौन से रूट से आना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रूट से आना पड़ेगा। ठीक है, 100% मिल सकती है, अप टू 100% होती है। ठीक है, मिल सकती है, बट आना किसके थ्रू पड़ेगा, आपको आना किसके थ्रू पड़ेगा, गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, किसमें, टाइटेनियम के केस के अंदर। ये टाइटेनियम में केस हो गया। पेट्रोलियम की बात की जाए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कैसी हो गई, 100% हो गई। 100% किस केस में, ऑटोमेटिक में। क्या क्या आ जाएगी, मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पाइपलाइंस, नेचुरल गैस पाइपलाइंस, एलएनजीज। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस आपकी। ठीक है, मार्केट स्टडी एंड फॉर्मुलेशन पेट्रोलियम रिफाइनिंग ऑन द प्राइवेट सेक्टर्स सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग सेक्टरल पॉलिसीज। बस इतना ध्यान रखना, देखो इतना पूरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना कि जो पेट्रोलियम पॉली इंडस्ट्रीज है, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उसके अंदर भी कितनी इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, 100% एफ डी लेके आ सकते हो थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय पब्लिक सेक्टर, लेकिन पब्लिक सेक्टर की अगर बात की जाए जो पी एस यूज़ है, ठीक है, उसमें कितनी है 49%। क्योंकि 51% स्टेक तो किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। कैसे आ सकते हो, ऑटोमेटिक। ठीक है, डिफेंस कैन बी आस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर रहा था, डिफेंस को अभी अभी 49% की कैप से इंक्रीज करके उसको किस में रखा गया है, 74% की कैप में रखा गया है। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट आ सकता है किसके थ्रू, 74% के थ्रू ऑटोमेटिक कर सकते हो। बाकी जो ऊपर का 26% बच जाएगा गवर्नमेंट को डिसाइड करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट विल बियॉन्ड 74%, वट एवर वेयर एवर इट इज लाइकली टू रिजल्ट इन द असेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फॉर। ठीक है, तो जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, देखो आने में तो 100% कैप आपको अलाउड ही है, बट 74% आई किसके थ्रू, ऑटोमेटिक। तो ये एग्जांपल हो गया आपका ऑटो प्लस में किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, ऑटो प्लस में किसका, गवर्नमेंट का। पब्लिशिंग है न्यूज़पेपर में, देखो न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल डीलिंग्स में 26% है, और पब्लिकेशन एडिशन के अंदर भी कितना परसेंट है, 26%। देखो इसको चेक कर लेते हैं चेंजेस हुए क्या, इसको चेंज कर लेते हैं। देखो इसको चेक कर लेते हैं चेंजेस हुए क्या, मैंने यहाँ पे पढ़ाया भी था आपको कि न्यूज़पेपर्स वगैरह की बात थी। तो अगर न्यूज़पेपर वगैरह की मैं बात करूँ तो 26% था, यहाँ पे 100% था जी आपका। साइंटिफिक एंड टेक्निकल इसको भी हटा दो, ये भी हो गया, कितना हो गया अब, 26% कर दिया गवर्नमेंट ने इसको भी अब।
ठीक है, कितना कर दिया, 26% कर दिया। ठीक है, तो ये आपके 26% हो गए। ठीक है, किसके थ्रू आना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रूट के थ्रू आना पड़ेगा। कुछ चेंजेस हुए हैं आपके ब्रॉडकास्टिंग कैरियर सर्विसेज में, आपका टेलीपोर्ट्स, डायरेक्ट टू होम, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एयरपोर्ट्स। देखो अब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं बेटा, देखो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स अगर आपको नहीं पता ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, तो ग्रीनफील्ड इसको हम ब्राउनफील्ड कहते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, देखो अच्छा ग्रीनफील्ड का मतलब समझ दो, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करना। न्यू प्रोजेक्ट्स, या तो आप नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो, नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो, या न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। न्यू प्रोजेक्ट्स है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं जी। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो उससे हम कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल बिगिनिंग से। ठीक है, एग्जिस्टिंग में क्या होता है, आप ऑलरेडी, इनको हम कहते हैं ब्राउन फील्ड, इसको हम कहते हैं ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपके पास में एग्जिस्टिंग था, आप उस एग्जिस्टिंग में ही पैसा लगा रहे हो, उसे हम कहते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में 100% कैप मिल जाएगी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। एफडीआई में भी 100%, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी कितनी है, 100% है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ठीक है, एयरपोर्ट्स की बात की जाए, एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, इसको छोड़ देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर 100% है किसके ऊपर, टाउनशिप कंस्ट्रक्शन के ऊपर, 100% एफडीआई है आपकी टाउनशिप कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, ई कॉमर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स आपका सिलेबस का पार्ट भी है, तो ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होती हैं आपकी, उसमें 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के थ्रू गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज में 49% है, इंश्योरेंस कंपनी में 49% है किसके थ्रू, ऑटोमेटिक के थ्रू। और जो इंटरमीडिएट होंगे इंश्योरेंस के, शायद ये चेंजेस हुए हैं ऊपर से। ठीक है, उसमें भी कितना रहेगा, 100% है किसके थ्रू, ऑटोमेटिक के थ्रू। ठीक है, पावर एक्सचेंज में 49%, पावर एक्सचेंज मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, 49% है किसके थ्रू, 49 ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ठीक है, तो पावर एक्सचेंज में कितना हो गया, 49% आपकी कैप लगी हुई है, मैक्सिमम कैप कितने की है, 49% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपकी, जिसमें आप फार्मा में शायद 100% कर दिया इस बार, ग्रीन फील्ड में 100% है ऑटोमेटिक के थ्रू, और ब्राउन फील्ड जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें 100% है किसके थ्रू, ऑटोमेटिक प्लस में गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, 74% तक आपके लिए गवर्नमेंट ऑटोमेटिक रूट करेगी, 74% से ऊपर जाना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एफडीआई, दिस इज़ ऑल अबाउट एफडीआई एंड एफपीआई। ठीक है, यही है आपका एफडीआई एंड एफपीआई के बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। बस इस डाटा को याद रखिएगा कि यार किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कितनी है, बाकी ऐसा कभी पेपर में आएगा नहीं। जो डिफेंस वगैरह वाला पार्ट है वो अभी भी रिसेंट न्यूज़ में रहा, तो इसलिए क्वेश्चन वहाँ से रेज हो सकता है। बाकी आप एफडीआई की पॉलिसीज़, आपका एफडीआई का मतलब आपको समझ आना चाहिए, इंडिया में क्या क्या, इंडिया की रैंकिंग कहाँ है कहाँ नहीं है, टॉप एफडीआई वाले इन्वेस्टर्स कौन है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड में टॉप नेशन कौन है जो रहा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको उसकी पता होनी चाहिए। ठीक है।